एकार्थम अनानाथम अनागमम अनिर्गमम या प्रतीत्य समुत्पादम प्रपंचोत्समं शिवम देशयामास संबुद्धस्तं वंदे वदतांबरम। आज के सत्र की अध्यक्षता कर रही आदरणीय पूर्णिमा कौल मैम और मुख्य वक्ता आदरणीय रमानाथ पांडे सर, मैडम अंजू चतुर्वेदी मैम जो इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही हैं, प्रीति मैम, विजय जी और हमारे लाइब्रेरियन सर आ गए हैं, सर कॉमर्स से बैठे हैं हमारे बीच में, रीना मैम हैं और भी समीर सर हैं। सभी को प्रणाम करते हुए हमारे छात्र छात्राएं हैं, मुकेश भी आए हुए हैं पुराने छात्रों में। तो हम बौद्ध आयुर्वेद परंपरा का परिचय एवं प्रमुख आचार्यों के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। और विगत दिनों में आपने आयुर्वेद की पूर्णतः जो परंपरा के बारे में आप एक तरह से मंथन या किए हैं, तो उनमें से एक आचार्य के बारे में आपने काफी जाना भी होगा, आचार्य बाघभट्ट। तो बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय लिखा और बाघभट्ट हमारी परंपरा से आते हैं, बौद्ध परंपरा से आते हैं और मैं बौद्ध परंपरा का विद्यार्थी हूँ और उसी परंपरा में आपको आगे लेके चले जा रहा हूँ। इसके माध्यम से आपको एक ओवरऑल इसका ज्ञान कर पाएंगे और मैं टर्म यूज कर रहा हूँ आयुर्वेद की जगह पे आयुर्विज्ञान, और पाली में शब्द होती है आयुर्विज्ञान। विज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, तो वहां पे इस तरह का टर्मिनोलॉजी है। औषधियों का ज्ञान आप प्राप्त कर पाओगे, बौद्ध काल की जो औषधियां, विशेषकर बौद्ध वैसज्य कैसे विकसित हुआ यह भी आप जान पाओगे। आयुर्विज्ञान का जो इतिहास है बुद्धिज्म का स्पेशली वो जान पाओगे। प्राचीन चिकित्सा की जो पद्धतियां थी जिनमें से कौन सी अभी वर्तमान में जीवंत ट्रेडिशन है वो भी आपको पता लगेगा, और काय शल्यादि चिकित्साओं और औषधियों का ज्ञान आपको मिलेगा। अगर हम एक बात करें कि आयुर्विज्ञान जो है वो मानव जीवन से हमेशा से जुड़ा हुआ विषय रहा है, और ये केवल ऐसा नहीं कह सकते कि हम भारत की एक अमूल्य देन है, दुनिया के हर देशों में अपने अपने अनुसार उन्होंने कुछ ना कुछ डेवलप जरूर किया है। तो वो जो सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को समग्रता के रूप में हम आयुर्वेद के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हम संस्कृत परंपरा के लोग हैं तो हमने अपनी परंपरा में शब्द को गढ़ा। हो सकता है दूसरे देशों ने उनको अलग अलग ढंग से गढ़ रखा है, कोई उसको मेडिकल साइंस इंग्लिश में बोलने लग गया, किसी और भी लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो बौद्ध परंपरा में उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है आयुर्विज्ञान है, वैसज्य विद्या है, ये दो टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगी देखने को। और एक जो चीज है कि शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। मन की जो बातें होती हैं तो धम्मपद का जो पहली गाथा है वहीं से आरंभ होती है, मन पुब्बंगमा धम्मा मनुसिक्था मनोमया मनुषा च पदुखेन भासती व करोति वत तो दुखं मानवेति चक्खं व वहता पद। कि मन अगर आपका स्पष्ट है, मन अगर आपका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, प्रसन्न नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई भी काम करेंगे तो वो काम हमेशा प्रतिकूल ही जाएगा। अगर वहीं दूसरी कार्य उसमें गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं मनसा च प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से अगर आप काम करते हैं तो आपके सारे काम आसानी से बनते हुए चले जाएंगे और सुखों का आगमन होगा और दुखों का अंत होगा। तो मन और शरीर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मन में कुछ उथल पुथल होगी तो उसका रिएक्शन आपके शरीर पर दिखाई देगा, और उस शरीर को क्योर करना भी बहुत जरूरी है। तो भगवान बुद्ध ये कहते हैं, जगह जगह पर मिलेगा, केवल आप ये जो लाइन आप नीचे देख रहे हैं कि आरोग्य परमा लाभा, आरोग्य जो है उसको आपको संभाल के रखना है और वो परम लाभ है। और नीचे एक और लाइन उन्होंने बोली कि दुर्लभो पुरुषा जन्यो, मतलब कि मनुष्य का जो जन्म है वो बड़ा ही दुर्लभ जन्म होता है। तो इस मनुष्य के जन्म में आपको शारीरिक दुख भी होंगे और मानसिक दुख भी होंगे। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही दुखों का समन करना जरूरी है। और एक बड़े प्यारे से एग्जाम्पल से वो समझाते हैं कि एक मान लो किसी व्यक्ति के तीर लगा हुआ है, तो आप किस चीज पर क्या डिस्कशन डिबेट करेंगे कि तीर कैसे लगा, किस एंगल से लगा, किस व्यक्ति ने लगाया, क्यों लगाया, जब लगा था उस समय टेम्परेचर क्या था। ऐसी इन चीजों पर तो हम कोई बातचीत नहीं करते, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, उस तीर को निकालते हैं, घाव का इलाज करते हैं। तो भगवान बुद्ध उस प्रकार की पद्धति देते हैं और वो बताते हैं कि जब घाव है तो घाव का इलाज करना बहुत जरूरी है।
अगर बौद्ध साहित्य में हम आयुर्विज्ञान की बात करें तो जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, और मोटा मोटी रूप में अगर हम बौद्ध जो साहित्य है उसको बांटे तो 5 परंपराएं में देखने को मिलेंगी, पूरी ट्रेडिशंस हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 ग्रंथ हैं, लाखों लाखों ग्रंथ हैं। पाली की परंपरा है, गांधारी की परंपरा है, संस्कृत की परंपरा है, मिश्रित संस्कृत की परंपरा है और अपभ्रंश की परंपरा है। अगर पाली की ही बात करें तो पाली 3 पिटकों में है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर सुत्त पिटक के भी पाठ है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के भी 15 पाठ है। फिर इन निकायों के भी अपने अपने अलग अलग हिस्से हैं। तो ऐसे करके आपको बहुत सारा मतलब विशाल विस्तृत पाली साहित्य। फिर उस त्रिपिटकों पे अट्ट कथाएं, जैसे हमारे यहाँ भाष्य लिखे जाते हैं संस्कृत में, पाली में अट्ट कथाएं लिखी गई, तो वो पूरी की पूरी अट्ट कथाएं भी अवेलेबल है। अट्ट कथाओं के बाद में उन पर टीका भी लिखी गई, तो टीकाओं की परंपरा भी जीवंत है। टीकाओं के बाद में ओरिजिनल लिटरेचर भी लिखा गया, जैसे विशुद्धि मग्ग लिखा आचार्य बुद्ध चरित्र ने। मिलिंद पन्य जो ग्रंथ है, मिलिंद प्रश्न, वो ग्रंथ लिखा गया। और भी जब आगे जाते हैं तो डाठा वंश, दीप वंश, महावंश, जिन वंश, सिंगल परंपरा में वंश साहित्य लिखा गया। और फिर व्याकरण की भी परंपरा है। तो इस तरह से पाली एक विशाल सुदीर्घ परंपरा है अपने आप में। तो उसके अध्ययन के लिए भारत सरकार ने विभिन्न विभाग बना रखे हैं, जहां पर पाली के आप अध्ययन कर सकते हैं। तो उस परंपरा से भी हम कुछ यहाँ पर ट्रेस करेंगे, जिनमें से विशेषकर मैंने अंगुत्तर निकाय और विनय पिटक का मध्यम, विनय पिटक के अंतर्गत वैसज्य स्कंदक, उन 2 को मैंने उठाया इसको लिखने के लिए। गांधारी परंपरा, जब भारत में बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था और भारत से बाहर बुद्धिज्म जा रहा था, सम्राट अशोक के लेकर सम्राट कनिष्क तक लगभग 200 साल या 150 साल का वो समय पीरियड था। तो सिल्क रूट डेवलप हुआ और सिल्क रूट पर बुद्धिज्म फ्लोरिश हुआ। आज की जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज के आप नाम लेंगे, एक जमाने में वो सारे के सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज हुआ करते थे, जो समरकंद, फरगना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ से लेके और मंगोलिया तक, वो पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान आते हुए पंजाब, और ये पूरा हिस्सा जो है एक समय बुद्धिस्ट कंट्रीज हुआ करता था। तो उस समय सिल्क रूट पे यहाँ जो परंपरा डेवलप हुई वो गांधारी की परंपरा थी। अब तक तो हम लोग ये मानते आए थे कि गांधारी जो है वो एक डायलेक्ट है पाली का, परंतु अब ये म्यूनिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने प्रूफ किया। उन्होंने बाकायदा डिक्शनरीज बनाई है, ग्रामर तैयार किया है, और अब बौद्ध परंपरा का जो गांधारी भाषा और गांधारी स्क्रिप्ट का अलग ही लिटरेचर है। तो धम्मपद, जिसे वो लोग सौंदर्यनंद है, सारीपुत्र प्रकरण है, इस तरह के जो ग्रंथ संस्कृत में देख रहे हैं, या फिर जो भी हमारे दार्शनिक ग्रंथ हैं, आचार्य नागार्जुन के ग्रंथ हों, आचार्य वसुबंधु के ग्रंथ हों, या फिर शांत रचित के ग्रंथ हों, नालंदा तक्षशिला की जो परंपरा रही है वो ज्यादातर संस्कृत में मिलती है देखने को, और पाली के ग्रंथों का भी अनुवाद हुआ। एक परंपरा जो मिश्रित संस्कृत परंपरा है, ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत इसको बोलते हैं, ये ना तो पाली है ना ही प्योर संस्कृत है, ये दोनों का मिश्रण है। जब नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, बहुत सारे थे, 2 के नाम लिया मैं, नालंदा तक्षशिला, जगदलपुरी, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, आपका ये सोमनाथ इत्यादि विश्वविद्यालयों में जब मोड ऑफ मीडियम था वो संस्कृत था, तो टीचर अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए, जैसे कि हम इंग्लिश और हिंदी की एक खिचड़ी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स भी होती हैं, वैसे ही एक ऐसे संस्कृत को डिजाइन किया गया सामान्य बच्चों को भी समझाने के लिए। तो वो मिश्रित संस्कृत हो गई, कहीं पाली के शब्दों पर संस्कृत अप्लाई कर दी और कहीं संस्कृत के शब्दों पर पाली अप्लाई कर दी, व्याकरण अप्लाई कर दिया। तो एक संस्कृत अलग ही निकली और उसमें नवधर्मा करके ग्रंथ हमें मिलते हैं, ललित विस्ता, लंकावतार सूत्र, सद्धर्म पुंडरीक, रत्नकूट सूत्र, करंडव्यूह सूत्र, गंडव्यूह सूत्र, इस तरह से वहां भी एक पूरी की पूरी परंपरा है वो, और एक अपभ्रंश परंपरा। लेटर फेज में जब 6ठी शताब्दी ईस्वी तक का भारत आते आते भारत में संस्कृत और पाली जो है डेक्लाइन फेज में आ रही थी, तो अपभ्रंश भारत में जन्म ले रही थी। सिद्ध सरहपा जो है अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं, और उन्हीं के साथ जो 84 सिद्ध हुए, उन 84 सिद्धों को बौद्धों का सिद्ध माना जाता है। तो उन्होंने अपनी जो ट्रेडिशंस थी, मोड ऑफ मीडियम था या बोलने की जो परंपरा थी, जिसमें दोहा विधर्म कोश ग्रंथ हमें मिलता है, बुद्धचर्या ग्रंथ मिलता है, तो अपभ्रंश को उन्होंने अपना आधार बनाया। तो इस प्रकार ये 5 परंपराएं हम देख रहे हैं बौद्ध साहित्य की। तो इनमें से कुछ ग्रंथों को इस वक्तव्य के लिए मैंने आधार बनाया है, जो हम जगह जगह पर देखेंगे। वैसज्य शब्द में मिलता है और बुद्ध को वैसज्य गुरु कहते हैं। मतलब मेडिकल बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट है पूरी
दुनिया में भारत से जब गया तो वैसज्य सूत्र के आधार पर गया, और उस वैसज्य सूत्र का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बीएचयू के प्रोफेसर हैं शायद विमलेंद्र सर हैं, उन्होंने उसका अनुवाद किया है। और यहाँ केवल बातचीत ही नहीं होती है, रोगों के निदान की भी चर्चा यहाँ विधिवत की गई है। अगर हम आयुर्विज्ञान की इस बौद्ध परंपरा की बात करें तो एक उन्नत अवस्था में ये रही है, और हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मिलते हैं, केवल किताब भर नहीं मिलेंगी कि ये किताबें हैं, हमें ये उदाहरण भी मिलते हैं कि इसका इलाज इस पद्धति से हुआ था। तो ये आपको देखने को मिलेगा। कई जगह पर ऐसा मिलता है कि किताबें तो मिल गई, पर उन किताबों से लोगों का इलाज हुआ कि नहीं हुआ, उसके हिस्टोरिकल जो एग्जाम्पल्स को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ बाकायदा आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, और वो भी जो है हमें पुरातात्विक भी मिल जाते हैं, और लिटरेरी सोर्सेज से भी वो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये जितने भी विश्वविद्यालय थे, चाहे नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहे हो, केवल ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, बाकी अन्य विधाएं भी पढ़ाई जाती थी। वो जस्ट ऐसा ही है जैसे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन विभाग जो है एक डिपार्टमेंट है, 8 स्कूल हैं उनके, 8 स्कूल में एक स्कूल बौद्ध विभाग है, बाकी अन्य चीजें भी हैं, वहां पे इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल साइंस वगैरह सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। वैसे ही नालंदा तक्षशिला में दर्शन के साथ, धर्म के साथ में और भी विधाओं को पढ़ाया जाता था, और भी ट्रेडिशंस को पढ़ाया जाता था, वेद भी पढ़ाते थे वो, और बाकी दर्शनों को भी पढ़ाते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी चिकित्सा शास्त्र जो है बाकायदा डेवलप हुआ, और जीवक का जो एग्जाम्पल हम जब जीवक के संदर्भों में भी यहाँ पे बातचीत करेंगे तो वहां इसको और भी हम स्पष्ट करेंगे। तो जब ऐसा मानते हैं कि आज से लगभग 2600 साल पहले की बातें हैं, और जब पूरा का पूरा जो भारत था 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, मत्स्य, कुरु, पांचाल, अवंती, गांधार, अस्मक, कंबोज, ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ भारतवर्ष अलग अलग, और धीरे 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 हमारा जो मगध है उस मगध के नेतृत्व में पूरा भारत इकट्ठा होता है, और मगध से हम अखंड भारत की ओर बढ़ते हैं। तो उस समय, ऐसे समय जब ये चीजें हो रही हैं, उसी समय बुद्धिज्म भी फ्लोरिश हो रहा है, भगवान बुद्ध का टाइम पीरियड भी वही है, और उन्हीं के समय में बहुत सारे रूल रेगुलेशन बन रहे हैं, त्रिपिटक वगैरह का भी संगायन हो रहा है, और वो जो भी देशनाएं दे रहे हैं, अपनी देशनाओं में बहुत सारी चीजें में निकल के दिखाई दे रही हैं। तो उन शिक्षाओं में वो आधार बनाया जाता है उन चीजों को, चिकित्सा शास्त्र के आरंभिक पॉइंट को ढूंढने का। और बौद्ध शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी हम बात किए, चाहे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैनी, धारा, कांची, अवंती, कोई भी स्टेट उठाएंगे, हर स्टेट में एक एक आपको विश्वविद्यालय मिलेंगे जिनकी पूरी की पूरी जो सीरीज है वेनसांग ने अपनी आत्मकथा सीयू की में उन्होंने लिखा भी है और मिलता भी है। तो ये एक बहुत अलग विषय है कि इतने सारे विश्वविद्यालय खोलने की क्या आवश्यकता पड़ी। जब गुरुकुल की एक उन्नत व्यवस्था थी तो इन्हें विश्वविद्यालयों की स्थापना क्यों आई। तो गुरुकुल वर्सेस विश्वविद्यालय का एक कॉन्सेप्ट, एक अलग डिबेट में हम चले जाएंगे, तो वहां नहीं जाएंगे, हम इस पर फोकस करेंगे। तो इन विश्वविद्यालयों में भी ये चिकित्सा शास्त्र के रूप में चीजें हो रही थी, और जीवक जो थे वो तक्षशिला के सबसे यशस्वी विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, और इनके संदर्भों में तो कई कहानियां भी प्रचलन में है, जो जनश्रुतियां हैं कि उनके आचार्य ने, जो अत्रेय उनके आचार्य थे, उन्होंने उनको भेजा और कई शिष्यों को भेजा था कि जाइए कोई एक ऐसा औषधि, ऐसा कोई पेड़ या कुछ भी लेकर आइए जिसका कोई यूज ना हो, कोई महत्व ना हो। और सभी लोग गए, कोई 2 महीने में लौटा, 3 महीने में लौटा, ऐसे ही सभी लोगों ने अलग अलग आके जवाब दिया कि ये है, वो है, अमुक है, अमुक है। और उन्होंने अंत में वो जब लौटे तो उन्होंने जवाब दिया कि गुरुवर ऐसी कोई भी शाख नहीं है, ऐसा कोई भी फूल पत्ती पेड़ पौधा नहीं है जिसका आयुर्वेदिक महत्व ना हो, जिसका औषधीय गुण ना हो। तो हर चीज में औषधीय गुण है, वो मैं आपको दिखाऊंगा 4-5 चीजें जो मैंने खुद अपने लिए भी डिजाइन की हुई है, वो फोटोज में लाया। तो और दूसरा अगर हम देखें तो सम्राट अशोक एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। एक राजा जो काम कर सकता है शायद ही बहुत सारे लोग मिलकर इतना काम नहीं कर पाते हैं। सम्राट अशोक पहले राजा, ऐसे राजा जिन्होंने बाकायदा न केवल मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल खुलवाए थे, पशुओं के लिए हॉस्पिटल खुलवाए थे। भारत के लिखित इतिहास की बात है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और सबसे बड़ी चीज है वो हॉस्पिटल उन्होंने केवल भारत में ही नहीं खुलवाए थे, 16 महाजनपदों में नहीं खुलवाए थे, आंतियोक यूनान में खुलवाया था, चीन में खुलवाए थे उन्होंने, तो दूसरे देशों में भी, केरल में, सत्यपुत्रों में, यहाँ सिंगल द्वीप में, श्रीलंका में खुलवाए थे, दूसरे देशों में भी जाकर उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाए थे।
एक राजा जो है किस प्रकार का आदर्श राजा होना चाहिए, धम्म राजा का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो अब ये देखने वाली चीज है कि ये चीजें क्यों इस तरह से की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय उन्नत अवस्था में आयुर्विज्ञान रहा होगा। ये जो विद्या है वो रही होगी, इसीलिए तो सम्राट जो है सब जगह पे खुलवा रहे हैं। और इसको भैसक जी को जब हम बात करने जा रहे हैं तो मानव जीवन के लिए इसको वरदान के रूप में देख रहे हैं। और ये जो परंपरा है आज के समय, जो बौद्ध आयुर्विज्ञान की परंपरा है, वर्ल्ड के बहुत सारे थेरवादी कंट्रीज में एज इट इज जीवन है। जैसा भगवान बुद्ध के समय थी वैसे ही आज आपको ये श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में, जापान, चीन और तिब्बत इत्यादि देशों में देखने को मिलेगी। परंपरा में थोड़ा स्लाइटली चेंजेस आया है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ आचार्य नागार्जुन ने जो भस्म विद्या दी थी, तो भस्म विद्या आज के समय वहां जीवंत है, परंतु वो सोवा रिप्पा के नाम से जानी जाती है। टिबेटन एरिया में अगर आप जाके देखेंगे, वो छोटी छोटी गोली देते हैं, उन गोलियों को कूट के गर्म पानी से आपको खाना पड़ता है, उसका पाउडर बना के खाते हैं। तो वो भस्म से बनाई हुई टैबलेट्स होती हैं और बहुत काम करती हैं, मतलब आपको साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। और यहाँ जो है मजनू का टीला के पास में उनका वो है एक हॉस्पिटल है, किसी को अगर वो सोवा रिप्पा वाली ट्रेडिशन से भी अपना इलाज कराना है तो वहां पे जाके आप लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं, बहुत सारी वो मिल जाते हैं। और कई तरह के एग्जाम्पल आपको इसमें और भी देखने को मिल जाएंगे कि केवल राजा रानियों के इलाज तक की बात नहीं है, सामान्य जन प्रजाजन की भी इलाज की बात मिलती है। कई तरफ हम देखते हैं, उदाहरण हमें इस तरह के भी मिलते हैं जो मूवीज वगैरह में विशेषकर आजकल दिखाते हैं कि एक आयुर्वेदाचार्य इलाज करना चाहता है, परंतु कोई इस तरह का व्यक्ति होता है उसका इलाज नहीं कर पाता, उसको दूर से दवाई फेंक के भी दे देते हैं। जो एथिक्स की बात होती है, स्पेशली जो हम कंडक्ट और एथिक्स की बात करेंगे, आचरण की बात करेंगे कि एक आयुर्वेद वाला जो व्यक्ति है, आयुर्वेदज्ञ जो है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। केवल हर चीज अच्छी अच्छी कहने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती है ना। अच्छा व्यवहार में भी तो आदमी को होना चाहिए, आचरण से भी परिपक्व होना चाहिए। केवल अच्छी जो बातें बोलता है वही व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, उसको आचरण में कितना उतारता है। गांधी जी गुड़ वाला एग्जाम्पल देते हैं कि मैं गुड़ खाता इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ, जब उन्होंने गुड़ छोड़ दिया तो उन्होंने बच्चे को भी समझा दिया। तो आपको अपने आचरण में वो नीति अपनानी पड़ेगी, तभी तो आप दूसरे को बता पाएंगे। और बुद्धा जो है वो अपने आचरण से उतार के उन चीजों को दिखाता है। केवल वो प्रलाप नहीं करते हैं, केवल बोलते बोलते रहना है। आप जोर जोर से आवाज करोगे और आप कहोगे शांति स्थापित हो जाए, कैसे हो जाए? शांति के लिए शांत आपको साधना करनी पड़ेगी, तो वो साधना की ओर है। और बाकी बहुत सारे हमारे पास विदेशी विवरण हैं जहाँ की परंपराओं से, जो आप एक लोग पेपर पढ़ते होंगे, एपिस्टेमोलॉजी वाला, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी वाला जो पेपर है, तो उसमें आपने अल्बेरुनी और सिंह पाइयान, वाइनसांग इत्यादि के नाम सुने होंगे। तो उनके जो विवरण उन्होंने लिखा है, वहां से भी हम इन चीजों को ट्रेस कर सकते हैं। अगर हम कुछ प्रमुख आचार्यों पे थोड़ा सा देख लें, एक तिलमुट्ठी जातक है, तो इस जातक में आत्रेय जी का एग्जाम्पल आता है, उदाहरण आता है। तो बौद्ध परंपरा में हम उन्हें वहां से आरंभ कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि ये परंपरा है, तीनों संस्कृतियां आपस में मिली जुली हैं, इनको अलग करना इतना मतलब, अलग करना मतलब ऐसा है कि पानी में 3 तरह के पानी डाल दो, गंगा जमुना सरस्वती का पानी डाल दीजिए, जैन बौद्ध और हिंदू को फिर आप कहीं अलग कर दीजिए, नहीं अलग कर पाएंगे। तो तीनों ही संस्कृतियां बहुत मिली जुली हुई हैं, इसलिए बहुत सारी ज्ञान परंपराओं में अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जीवक के संदर्भ में ही मिलता है। और जीवक के ये जो 6 गुण हमें देखने को मिल रहे हैं, भगवान बुद्ध ने जीवक के गुण बनाए। जीवक जो है मगध के ही हैं। और एक सबसे बड़ी कहानी इनकी मिलती है कि आम्रपाली के पुत्र के रूप में भी जीवक का उल्लेख आता है। पाली साहित्य में ही 2 राय हैं, एक मानते हैं कि वो आम्रपाली के पुत्र थे, दूसरे कहते हैं नहीं, वो दूसरी कोई रानी की राजा ये जो थे अजातशत्रु के पिता बिंबिसार, तो उनकी दूसरी पत्नी से ये पैदा हुए थे। परंतु ज्यादातर जो मत है वो आम्रपाली के पुत्र के रूप में ही इनको एस्टेब्लिश करते हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक महिला, वो भी गणिका वैशाली की, अपने पुत्र को कितनी उन्नत शिक्षा देती है। जिस तरह से उनका जो चरित्र चित्रण है, उन पर मूवीज बनाई गई हैं आम्रपाली पर, केवल उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू से बना दी। उनके घुघुरुओं के शोर पर तो सबको पसंद आया, पर जो उनके घुघुरुओं का शोर थमा, जब वो भिक्षुणी बनी, उस जीवन को सबने एकदम अलग सिरे से खारिज कर दिया। एक माँ के रूप में आम्रपाली का चित्रण कीजिए, कितनी उन्नत माँ होगी।
कि उस जमाने की सबसे उच्चतम स्तर की यूनिवर्सिटी तक्षशिला का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अपने पुत्र को बना देना। बाद में उनके पुत्र जीवक जो हैं भिक्षु बनना चाहते थे, तो भगवान बुद्ध ने उनको मना कर दिया, क्योंकि भिक्षु के रूप में बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं और उनको कहा गया कि आप तो सामान्य जन की सेवा कीजिए, और उस तरह से उन्होंने किया भी। और बाद में जब वो भिक्षु बने तो उनका नामकरण विमल कौंडिन्य के रूप में हुआ। जब भगवान बुद्ध खत्म हो गए, बाद में उन्होंने भी दीक्षा ली थी। तो जीवक जो है कई तरह की कलाएं जानते थे। आयुर्वेद के रूप में देखें तो भगवान बुद्ध का भी इलाज उन्होंने किया। उस समय मगध के वो राज्य वैद्य हुआ करते थे, और राजा बिंबिसार ने तो उनको भगवान बुद्ध के संग को समर्पित कर दिया, पर भगवान बुद्ध ने उनको यह कह के मना कर दिया कि इनकी आवश्यकता समाज में ज्यादा है, समाज के लोगों के लिए आवश्यक है, इसलिए आप इन्हें अपने पास रखें। और एक आचार्य नागार्जुन जी का नाम तो बहुत ज्यादा फेमस भी है, क्योंकि हम संस्कृत वाले पूर्व पक्ष के रूप में कम से कम नागार्जुन को पढ़ते सुनते रहते हैं। रसायन विद्या के जनक है वो, और उन्होंने भस्म विद्या से इलाज करने की पद्धति का प्रचलन भी उन्होंने किया था। तो उनके नाम से आज भी जो सोवा रिग्पा की जो टिबेटन ट्रेडिशन है उसकी मेडिसिन की वो जीवंत परंपरा है। बाघभट्ट जिनके बारे में आप लोग काफी सुने भी होंगे, संस्कृत में कहीं ना कहीं जिक्र अब तक हो चुका होगा, अष्टांग हृदय उन्होंने लिखा, उन्हें भी बौद्ध परंपरा का हम आचार्य मानते हैं। अगर हम कुछ औषधियों का भी बात करें तो विनय पिटक में ही हमें उल्लेख आता है, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत आती थी तो हर लोग भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाते थे कि भगवान अब बताओ उस व्यक्ति को ज्वर हो रहा है भिक्षु को, तो अब क्या करें, उसको अतिसार रोग हो गया अब क्या करें, उसको चर्म रोग हो गया है अब क्या करें। तो इस तरह से वैसज्य स्कंदक में ही सारी चीजें आती हैं। तो भगवान उनको बार बार कहते थे कि जैसे ये चर्बी वाली औषधियां हैं तो मैं तुम्हें चर्बी की औषधियां प्रयोग करने की मतलब इजाजत देता हूँ। तो ऐसे करके हम बिना पिटक से ट्रेस कर ले जाते हैं, सारी चीजें वहां से मिल जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि रीछ की चर्बी, मछली की चर्बी, सुअर की चर्बी, गधे की चर्बी पूर्वान्न में लेकर समय पर पकाकर तेल के साथ मिलाकर सेवन करने से ये वाला रोग ठीक हो जाता है, उसके करने से ये रोग ठीक हो जाता है। तो ये मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर बनाई है, और उस लिस्ट के अनुसार इसमें आप लोग ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इग्नू में पीजी डिप्लोमा कोर्स है संस्कृत में विज्ञान करके, वहां छपा हुआ भी है, वहां से आप लोग इस पूरे पत्र को पढ़ सकते हैं। वहां का एक मूक मैंने तैयार किया था इसी को लेकर। ऐसी मूल की औषधियां हैं, कसाय की औषधियां हैं कि उन औषधियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम की कसाय, पुटज की कसाय, पटोल का कसाय, पगगव की कसाय, सारी चीजें हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में जो गाँव से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, गाँव से जुड़े हुए हैं, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। और हमारे घरों में हर चीजें अवेलेबल ऑलमोस्ट रहती हैं। पत्ते से बनी हुई औषधियां, फल की औषधियां, गोंद की औषधियां, लवड़ की औषधियां, चूर्ण की औषधियां, अंजन दानी इत्यादि जो काजल वाजल से बनाने वाली औषधियां, सिर का तेल, नस करनी, उस तरह की भी औषधियां। अगर हम इसमें साकेत की एक नगर सेठ की पत्नी थी, वो बीमार हो गई, उनको जो है ना सिर का दर्द ही नहीं जा रहा था। एक उदाहरण बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया गया उदाहरण मिलता है। तो जीवक को बुलाया गया, जीवक ने गर्म घी उनकी नाक के राइट से डाला, लेफ्ट से निकाल दिया, और उनका वो सिरों पीड़ा जो है चली गई। तो नस्करनी वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां हमें इसके सर्वप्रथम उल्लेख मिलते हैं और वहां से दिखाई भी देता है। एक बार राजा बिंबिसार को जो है भगंदर रोग हो गया था, बहुत ज्यादा उनको चिढ़ाती भी थी, वो सारा उल्लेख आता है। बड़ा एक हास्यास्पद उनके साथ होता था कि रानियां उनको आती कहती थी अब तो महाराज भी ऋतुमती हो गए हैं, महाराज भी बच्चा पैदा करने वाले हैं। तो उनका इलाज भी जीवक ने ही किया था। तो ये एग्जाम्पल भी वहां मिलता है राजा बिंबिसार का। और भगवान बुद्ध की भी चिकित्सा के उदाहरण हमें इसी में मिलते हैं। और भगवान बुद्ध का तो जो एंड है, जो महापरिनिर्वाण है, ऐसा माना जाता है कि वो एक क्या कहते हैं सूकर मद्धव शब्द है, सूकर मद्धव। लोग उसको क्योंकि कई बार सूकर का शब्द सुअर कर लेते हैं, पिग करके तो पिग मीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। सूकरेण मद्धवेन अज्जवेन सा, सुगर के द्वारा मर्दित की हुई मशरूम के रूप में उसको जाना जाता है। ये अभी कुशीनगर का जो इलाका है, मेरा स्टूडेंट है पीएचडी का कुशीनगर का, मैं वहां घूमा था, तो वहां पर एक मशरूम है, बहुत हार्ड मशरूम होता है, आप नॉर्मल इंसान भी खा लेगा तो भी बीमार हो जाएगा, उसको पचा नहीं सकते। वही वाला मशरूम उनको खिला दिया गया था, उसकी वजह से उनका मतलब शरीर जो है साथ नहीं दे पाया। ये आप अगर देखें तो हम कुछ खाने अच्छी तरह से देख सकते हैं, संतुलित भोजन जिसे हम कह सकते हैं। ये आपके सामने वेज में हमारे पास बहुत आइटम्स हैं।
ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं अलग अलग। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है तो अच्छे से अच्छा खाना किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, बनाना आसान है मेरे लिए। बस उसको थोड़ा डेकोरेट किया ढंग से। ये देखें, कोई पढ़ेगा इसको, उन्नाम्बुजंभीर पेयम अपराजिता पुख्त चायम। ये पाली से मैंने ट्रेस की हुई है थोड़ी थोड़ी सी। ये अपराजिता के पानी में गर्म करके अगर आप ये वाला फूल डालते हैं तो इसका कलर इस तरह का छूटेगा। और इसमें शहद डालिए, बहुत टेस्टी बनता है। मार्केट में अपराजिता के फूल की जो चाय है, जिसे हम ब्लू टी कहते हैं, बहुत महंगी मिलती है, बहुत कॉस्टली है। 1000 रुपए का 100 ग्राम या 150 ग्राम आपको मिलेगा मार्केट में। हमारे मिथिला में बहुतायत से होता है। सर इसके बेनिफिट है कुछ? बहुत बेनिफिट है, आप पढ़िएगा इसके बेनिफिट। आपका देखिए कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डेवलप करती है, सारी चयापचय को सही कर देती है। और वो जो है ना, गरम नींबू का पानी है, नींबू को खला के गरम, जो कच्चा लाइम बोलते हैं, लेमन नहीं, लाइम जो रहता है, अगर लाइम को आप खलाते हैं पानी के साथ, गरम करते हैं और उसमें सेंधा नमक डाल के पिएंगे तो आपको फायदा करेगा। क्योंकि जो ना अम्ल जो है ना, नींबू अगर ठंडे पानी में मिला रहे हैं और गर्म पानी में मिला रहे हैं, क्षार और लवण का काम करना शुरू कर देता है, अलग अलग उसके गुण बदल जाते हैं। जो नींबू आपके वजन घटाने में गर्म पानी के साथ फायदा कर रहा है, वही आप ठंडे पानी के साथ नींबू ले लेंगे, बीमारियों को आप इनवाइट कर लेंगे बहुत सारी को अपने साथ। इससे तो सभी परिचित होंगे, एलोवेरा जो है, आप फ्रेश एलोवेरा तोड़िए, फ्रेश बनाइए, बाजार का मत लीजिए, बाजार वाला आपको पता नहीं कब तक चलाएगा। कासाय पेयम, काढ़ा, अलग अलग काढ़े हैं। देखो ये रोज से बना हुआ है, एक रोज वाटर आप लोग पीते हैं गर्मियों में, और रोज से काढ़ा भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। वो जो इधर ये पहला वाला जो है, ये दिख रहा होगा आपको, और सेकंड वाला जो है, इसमें तो ये फूल दिख रहे हैं ना आपको, हल्दी के फूल हैं। देखे हैं किसी ने हल्दी के फूल? यूज भी कर लिया करो उसका, है ना, हल्दी के फूल है, गिलोय है, और आंवला है, नींबू है, दालचीनी है, और लेमन ग्रास भी है इसके साथ में। इसको मिला के अगर करेंगे तो ये कलर आपको आ जाएगा, बहुत सुंदर भी लगेगा खाने में। थोड़ा अगर टेस्ट गड़बड़ लगे वहां शहद मिला दीजिए। जहां भी किसी को टेस्ट गड़बड़ लग रहा है, अच्छी चीजों में शहद मिला के उसको आप अपने पीने लायक बना सकते हैं। आंवला का भी प्रयोग आपने बहुतायत से किया होगा, जूस के रूप में भी पी सकते हैं, और इस तरह से भी आप आंवला की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। तो अगर इन चीजों को देखने के बाद एक बात जो की जाए, तो जो भी चीजें हैं ये बहुत, मतलब एक देखिए विस्तृत परंपरा है। मैंने आपको केवल उसका दिग्दर्शन कराया है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको भीतर तक ले गया हूं। मैंने एक आउटलाइन आपके सामने प्रस्तुत की है। अब आप लोग इन चीजों को आगे बढ़ाए हैं, और मेरा एक पीएचडी शोधार्थी भी है, वो इसी विषय पर, बौद्ध आयुर्विज्ञान पर अभी उसको विषय दिया गया है। इस विषय को लेके बहुत अच्छे ढंग से वो काम कर रहा है, अभी आरंभ हुआ है उसका पीएचडी इस क्षेत्र में। तो हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छी चीजें, रिसर्च हमारे सामने और भी आएगी, और एक विधिवत ढंग से वो रिसर्च हमारे सामने आ जाएगी। और जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग ने मुझे मौका दिया, विशेषकर अंजू मैम, तो उनके प्रति मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और सभी आपके जो भी प्रश्न हो, उन प्रश्नों के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो भी बात हो आप लोग अपनी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।